नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और आपका राज्य में खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से कर रहे हैं, जहां पर बता दें कि सबीना सुमन बन चुकी है। मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर धन परिवर्तन किया है और घर वापसी भी कर ली है। बता दें कि पड़ोसी जनपद कासगंज की रहने वाली सबीना की शादी बदायूं के रहने वाले सद्दाम के साथ हुई थी। सबीना को हिंदू युवक विजय निवासी अमृतपुर से प्यार हो गया। वहीं सबीना 8 माह पहले पति के घर से प्रेमी विजय के साथ चली आई थी। सबीना का पति सद्दाम करता था उसे परेशान और प्रताड़ित भी किया करता था। सबीना ने सनातन धर्म में अपनाने में सुरक्षित रहना समझा है। इसी को लेते हुए युवती सबीना ने हिंदू युवक विजय से शादी कर सबीना से सुमन बन गई है और दोनों की शादी मंदिर में हिंदी रीति रिवाजों से संपन्न कराई गई है। सबीना का कहना है कि मेरे पूर्वज भी कभी हिंदू थे और इस वजह से अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर घर वापसी की है। मर्जी तो हो रही है, आपको जबरदस्ती हो रही है? मेरे बाप दादा हिंदू रहे, मैं अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करवा रही हूँ। शादी हो रही है, आपके पास कोई दबाव नहीं बनाया गया? नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। विजय, तुम ये बताओ, ये जो शादी हो रही है आज, ये कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही? तुम्हारे दोनों लोगों की मर्जी तो हो रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से खबर है। बता दें कि वीर योद्धा राणा सांगा पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन की सदस्यता समाप्त करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। हाल ही में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा वीर योद्धा राणा सांगा पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू समाज में बड़े स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हिंदू सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से लगातार प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर मुजफ्फरनगर से महत्वपूर्ण खबर सामने आई। ये जनपद के सभी हिंदू संगठनों और 36 बिरादरियों के मुख्य लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्र होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन की सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई गई है। भाई धरने तो पूरे देश में चल रहे। ये जो समाजवादी पार्टी का लाल सुमन सांसद है, इसने ऐसा काम जोड़ दिया, इसने यही नहीं देखा तू किसके ऊपर टिप्पणी कर रहा। इसने सोचा कि कोई ऐसा ही आदमी है तो उसके ऊपर टिप्पणी कर दे। इसने उस महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करी है, जिसने इस देश की अस्मिता और देश की इज्जत को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए और 100 युद्ध लड़ गए और सारे युद्ध जीते और 80-80 घाव शरीर पे झेल के भी वो आदमी लड़ता रहा। और आज ऐसे नीच सोच के आदमी सदन में खड़े होकर उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दें और इस देश की सरकार उस पर कोई टिप्पणी ना करे, उस देश की सरकार उस पर कोई कार्रवाई ना करे, इसलिए ये रोष था। आज यहाँ 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा थे मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में, वही पंचायत चल रही है। आगरा में 12 अप्रैल को एक बड़ी महारैली है और ये आक्रोशित रैली रहेगी। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आक्रोशित रहेगी। जो हमारे युवा साथियों का जो लहू बहा है पिछले दिनों आगरा में, जो उसके आवास पे प्रदर्शन करने गए थे और वहां जो उसके गुंडों ने हमारे साथियों के ऊपर जो पथराव करा है, वहां लाठी चलाई है, उसका ये बदला रहेगा और वहां आक्रोशित रैली रहेगी। और सभी पूरे देश का युवा, क्षत्रिय समाज का और 36 बिरादरी का युवा वहां पहुंचेगा और ये रैली लगभग लाखों की संख्या में रैली होगी। सरकार इस बात का संज्ञान ले ले, नहीं तो ये देश इस समय ऐसी जगह खड़ा हुआ है, ऐसे मोड़ पे खड़ा हुआ है कि कुछ भी निर्णय हो सकता है, लेकिन महापुरुषों का अपमान सहन नहीं हो सकता। मोर्चा के तत्वाधान में जनपद की 36 बिरादरियों के मुख्य प्रतिनिधि, हिंदू व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का आज धरना है। इसमें वजह आपने मांग करी है राष्ट्रपति महोदय से कि जिस समाजवादी पार्टी के सांसद ने राज्यसभा में महाराणा सांगा जी के खिलाफ बयान दिया है, उसको तुरंत राज्यसभा से बाहर निकाला जाए। यही नहीं, उसकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी राज्यसभा सदस्य उसकी बर्खास्त करी जाए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और आजाद भारत देश में महाराणा सांगा के खिलाफ बोलने वाले को किसी भी कीमत पर यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी हमने मांग सरकार से हमने करी। संयुक्त हिंदू मोर्चा के तत्वाधान में जो है ज्ञापन दिया जा रहा है डीएम साहब को। इसमें सभी लोग, सभी बिरादरी के लोग हैं। यदि अब यह सरकार या पार्टी संज्ञान नहीं लेगी तो इसका उग्र रूप धारण करा जाएगा और ये सब लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और आक्रांताओं के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होगी तो हिंदू समाज जो है एकत्र हो गए
पूरी इसका जवाब देगा, चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से इन्हें घर भेज देगा, वापस घर वापसी का रास्ता दिखा देगा। 12 तारीख को महापंचायत आगरा में रखेगी। वो बहुत बड़ी रैली है, उसमें हम सब लोग जाएंगे और सबसे मेरा आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पहुंचे और अपना एक आक्रांताओं के सहयोग में बोलने वालों को करारा जवाब दिया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश करेगा और उन्हें जहां तक भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ। अच्छा, धरने की किस तरह की मांग है? धरने से मांगे उनकी सदस्यता माफ हो, सदस्यता खत्म करी जाए और उन्हें कठोर कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर शहर के प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर की जा रही मनमानी और कॉपी किताबों में हो रही लूट का विरोध किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांगों को ज्ञापन भी सौंपा है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद सिंह ने कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में गंभीर है और उन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो अभिभावकों बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा है कि शहर के सभी नामी स्कूलों में अब ये व्यवस्था लागू हो गई है कि स्कूल प्रबंधन ही तय करता है कि उसके स्कूल की कॉपी किताबें किन दुकानों पर मिलेंगी और कहां पर छपेंगी। जो किताबें 50 से 60 रुपए में मिलनी चाहिए वो 400 में मिल रही हैं। इतना ही नहीं, किताबों के महंगे होने के साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा हर वर्ष 20 से 25% की फीस वृद्धि भी की जाती है और खुलेआम अभिभावकों की जेब में डाका डाला जा रहा है। इसको लेकर पवन गुप्ता ने कहा कि जिलाधिकारी कानपुर नगर इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और उन्होंने बीते दिनों बैठकर बातचीत की है और चेतावनी भी दी है कि स्कूल प्रबंधन के ऊपर कोई भी इस तरीके से असर ना पड़े और कोई भी इस तरीके की का जो कृत्य है वो ना करे, जहां सभी स्कूल प्रबंधन अपने मनमाने रवैये के चलते बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं और काफी किताबों की खरीदारी करवा रहे हैं। वहीं फिलहाल कांग्रेसियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जिला प्रशासन ने इन स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो वो लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, कानपुर में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों द्वारा लूट की जा रही है, अभिभावकों से लूट की जा रही है, फीस वृद्धि के नाम पे लूट की जा रही है, ड्रेस खरीदने के नाम पे लूट की जा रही है, कॉपी किताबों के नाम पे जो 80-90 रुपए की किताब है उसको 500-600 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें एक पूरा शिक्षा माफिया का तंत्र है जो पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो न सिर्फ कानपुर में, उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, हमारे साथ शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता भी थे। हम लोगों ने एक मांग पत्र भी सौंपा उनको कि इस पे कार्रवाई की जाए, जिन स्कूलों ने इस तरह का कृत्य किया है उस पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। महानगर की सबसे ज्वलंत समस्या है, संवेदनशील समस्या है कि स्कूलों का सेशन चालू हो गया है और स्कूलों के द्वारा लूट और मनमानी की जा रही है। अभिभावक जो है अपनी उनकी मनमानी को झेलने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि परोक्ष रूप से उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनको भेदभाव किया जाएगा, उनको फेल किया जाएगा। उससे परेशान होकर उनकी बात मानने को बाध्य हो रहे हैं। बात यह है कि वो कहते हैं कि किताब कापी आप उनके बताए अड्डे से लीजिए या स्कूल से लीजिए, उसकी कीमत बाजार में 2,222 रुपए है। वो किताबें कापियां 9,100, 9,200, 9,300 में दी जा रही हैं। अगर ड्रेस को जोड़ लें तो 12-13 हजार रुपए की कीमत हो जाती है। अब अभिभावक परेशान है, अपनी जेब बेचारे ढीली करके जो अपनी मेहनत की कमाई उसमें देने को बाध्य हैं। इसके लिए हम लोगों ने बात की थी डीएम साहब से। अब होता है क्या, इस पर से प्रमाण कोई नहीं मिलता है। इसको तो हमने अभी डीएम साहब से भी कहा कि परिस्थितिजन जो भी प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, उन पे आप कार्रवाई करिए, तभी हो पाएगी। कोई ऐसा प्रमाण तो ये हम लोग दे नहीं पाएंगे कि इन्होंने ऐसा कहा, ये कर रहे हैं और वो स्कूल इसके लिए मना कर रहे हैं, मगर 100% यही कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने नहीं किया, कई बच्चे अभी सामने पेरेंट्स आए थे भी डीएम साहब के सामने, उन्होंने उस बात को सामने कहा कि उनके बच्चे को नहीं किया गया, उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। वहीं यूपी के हरदोई से खबर है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने 26 करोड़ का नोटिस भेजा। वहीं राजेश कुमार को 26 करोड़ का आयकर नोटिस दिया गया। दरअसल हरियाणा और पुणे में फर्जी कंपनियों का मामला सामने आया है और मंथली इनकम जानकर अधिकारी भी दंग है। पीड़ित राजेश ने दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है और पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की है और पीड़ित पाली थाना क्षेत्र के अतरजी गांव का निवासी बताया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर पीड़ित की मांग पर आयकर विभाग जांच में जुट गई है। ग्राम अतरजी, और हमारे पास एक नोटिस आया हुआ है इनकम टैक्स से। हमें पता ही नहीं कब क्या है, क्या हम तो कभी आयकर का गए भी नहीं, ना हमने कभी जीएसटी वाला है। 10,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं
और लेबरी का काम करते हैं करोड़ा में गफ्फार मार्केट में जी। और दूसरा नोटिस आया है, नोटिस हमें 2 तारीख को यहाँ मिला, 3 तारीख को मतलब हमें परिजनों ने बताया तो हम 6 तारीख को यहाँ आए तो आयकर विभाग में गए तो आयकर विभाग ने बोला तो क्राइम ब्रांच में जाके वहाँ पे आप कंप्लेन कराइएगा। तो कितनी रकम का है नोटिस? 26 करोड़ का समथिंग है। तो क्या आपके नाम कोई कंपनी चल रही है? नहीं, हमारे नाम पे ना कोई कंपनी है, हमारे पास एक है जी अकाउंट नंबर, वो भी है 0 वाला जो मोदी ने खुलवाया था, वो अकाउंट नंबर है। तो नोटिस में क्या कंपनियां दिखाई गई हैं? नोटिस में कंपनियां भी दिखाई हैं और उसमें GST नंबर वो सब दिखाया हुआ। वो हमारे कागज हो सकता है मिसयूज हुआ है कागज। कई जगह इंटरव्यू देने गए थे वहाँ मिसयूज हुआ। तो कहीं शिकायत की है? कहीं नहीं शिकायत की। यूपी के गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां पर थाना लिंक रोड क्षेत्र के साहिबाबाद नवीन फल और सब्जी मंडी में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई। बता दें कि इससे पहले भी अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की गई थी, जिसमें व्यापारियों का भारी विरोध मंडी समिति को झेलना पड़ा। तो वहीं अब वही दोबारा से इस अभियान में सब्जी मंडी के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि मंडी समिति के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से काफी व्यापारी में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि व्यापारियों ने किसानों को मोटी रकम एडवांस में दे रखी है और ऐसे में अगर किसान सब्जी को लेकर व्यापारी के पास नहीं आएंगे तो व्यापारी काफी नुकसान उठाकर बैकफुट पर आ जाएंगे। वहीं अतिक्रमण हटाते समय व्यापारी और पुलिस में नोक-झोंक भी देखी गई, जिसके चलते पुलिस ने हल्की लाठी बल का प्रयोग भी किया है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां की श्री परशुराम जन चेतना समिति उत्तर प्रदेश द्वारा सरेनी के थाना में अतुल तिवारी की हत्या मामले में हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बता दें कि निर्मम हत्या करने के 3 दिन बाद भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी को गिरफ्तार के लिए टीम को गठित किया गया है। इस संदर्भ में संगठन ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ और पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह से मिलकर मामले पर जल्द संज्ञान लेने की बात कही और साथ ही अतुल तिवारी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग उठाई गई है। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे और यहाँ पर जो मौनी ग्राम में सरेनी थाना अंतर्गत अतुल तिवारी जी की निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि एक जघन्य अपराध है और इस तरीके के जो अपराधियों को अभी भी वो सरेआम सड़कों में घूम रहे हैं, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, वो अपराध करके और समाज में भय का माहौल व्याप्त कर रहे हैं। श्री परशुराम ब्रह्म चेतना परिषद ऐसे अपराधियों को जेल में डालने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहा है और साथ में उन पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है और परिवार को सुरक्षा देने की भी बात कर रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं बात करने के लिए। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या है और आज जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। इनकी समस्या जानेंगे क्या है। क्या नाम है भैया? विजय वाजपेयी, उपाध्यक्ष परशुराम चेतना मंच। क्या मामला है आज जिलाधिकारी के यहाँ आप लोग? सरेनी में जिस तरह गुड्डन तिवारी की निर्मम हत्या हुई, पहले उनको पीटा गया, पीटने के बाद वो अपने घर जाते हैं, उस चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उस हत्याकांड में सरेनी एसओ जो कि स्टेशन अफसर होते हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध थी। शुरुआत से ही वो परिवार को धमकाना और आरोपी को बचाना और परिवार को धमकाना, इस रीति पे वो काम कर रहे थे। रायबरेली के ईमानदार पुलिस अधीक्षक से हम लोगों ने मुलाकात की और उन्होंने बताया है कि एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जो 2 शेष बचे हैं वो अतिशीघ्र शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आए दिन ब्राह्मणों पे हो रहे ये अत्याचार, हत्याएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि गरीब ब्राह्मण परिवार को सुरक्षा दी जाए और आरोपियों को तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल के अंदर भेजा जाए। आपने कहा है कि सरेनी के जो ऐसा अभी 2 दिन पहले उन्होंने चार्ज किया, ऐसा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं? ऐसा गंभीर आरोप इसलिए लगा रहे हैं, हत्या के बाद मैंने उनसे बात किया, उन्होंने किसी जांच किए बिना मृतक को ही के ऊपर गंभीर आरोप लगाने लगे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतक अब पुण्य आत्मा हो गया है, आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आपको परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, तो आप संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण था। कुछ लोग और हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? गौरव शुक्ला, एडवोकेट। जिस हिसाब से सरेनी थाना के अंतर्गत मौनी ग्राम सभा में एक ब्राह्मण की पीट कर निर्मम हत्या की जाती है, उस संदर्भ में स्थानीय पुलिस के द्वारा आज तक 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी अभियुक्त को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से संदिग्धता का परिचय दे रही है। उस संबंध में आज हम लोगों ने रायबरेली सदर में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की है, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।
देखा आपने कि साक्ष्य जिस तरह भी रायबरेली में ब्राह्मणों पे उत्पीड़न लगातार जारी है, इसके लेकर आज कई संगठन ज्ञापन दे रहे हैं। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर आम के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका एक व्यक्ति का शव मिला। इस घटना को लेकर हयातनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल थाना हयातनगर के मुजफ्फरपुर ग्राम का मृतक बताया जा रहा है। वहीं परिजनों ने लगाया है गांव के ही 3 व्यक्तियों पर हत्या का आरोप, और इसी के साथ जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये मौत हुई है, किसी मारा है इन्होंने। किन्होंने मारा है? परमवीर सिपाहीलाल और सत्तरवान और अशोक, क्या नाम है उनका, पिंटू। कहाँ के रहने वाले आप रहने वाले कहाँ के हो? मुजफ्फरपुर के रहने वाले। अच्छा, तो वो कहाँ के हैं जो मारने वाले? मारने वाले भी बराबर के ही हैं, घर के बराबर में ही हैं, 2-3 घर बाद। क्या नाम है उनके? उनका एक का सिपाहीलाल है, एक का महावीर और एक का परमवीर। ये कब से गायब थे? कब से सुबह 7 बजे से पुलिस प्रशासन भी गया था। आपस में इनके घर में झगड़ा हो रहा था, तो दूसरे के बंटवारा करने की जरूरत क्या होती है साहब? रंजिश क्या थी? रंजिश कुछ नहीं, बच्चों में झगड़ा हुआ था दोनों आदमी में इनमें, और वो दूसरा आदमी चला गया, उसका थप्पड़ लग गया या कुछ लग गया मैं कहूँ, तो उसको CT स्कैन कराने को भी कह दिया। तो बताओ ऐसे क्या हादसा करेंगे? पुलिस ने क्या कार्रवाई करी थी? तो फिर ढूंढने गए थे, देखा तो मिले ही नहीं थे, और जब से लेके गया हुए आप देख रहे हो क्या स्थिति है। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? उनको सजा दी जाए। इस गाड़ी उतरे, उस गाड़ी। इनके कौन हो आप? मेरा चचेरा भाई हूँ। वहीं शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे 2 बदमाशों में से एक के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस, चोरी का माल और नकदी बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी की है। आज 8 अप्रैल को थाना प्रभारी थाना भवन अपने सहयोगियों के साथ ये गंगों से थाना भवन का मार्ग है, जलालाबाद का मार्ग, इस पे चेकिंग कर रहे थे। अहमद नगर की पुलिया है ये गांव की, यहीं पे चेकिंग कर रहे थे तो गंगों की तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार थे। एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार थे। वो इनका जब रुकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने ये नहर की तरफ भागे हैं और पुलिस के ऊपर फायर किए। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक अभियुक्त है शौकीन पुत्र गुलजार घायल हुआ है। घायल के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस तथा 8,000 रुपये एवं एक बादाम का कट्टा है वो बरामद हुआ है। और एक अभियुक्त उतर के भागने का प्रयास किया था, जिसको पुलिस बल ने दौड़ाकर पकड़ लिया। घायल को CHC पे भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत सामान्य है। शेष अगली कार्रवाई प्रचलित है। सर, ये पूर्व में कोई घटना में सम्मिलित थे? हाँ, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई है। तो अभी तो ये सहारनपुर में मनिहारन है थाना, वहाँ पे एक मुकदमे में वांछित थे। और भी कितने मुकदमे हैं इनकी जानकारी सहारनपुर से और शामली में कराई जा रही है। जो भी तथ्य आते हैं अगली कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद में कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम और उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण देने के लिए आंतरिक परिवाद समितियों के गठन का आदेश विगत माह जारी किया गया था। हालांकि 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अधिकांश सरकारी और निजी कार्यालयों में इन समितियों का गठन नहीं हो सका है। आदेश के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति की कई बैठक हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। और आदेश के अनुसार 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति गठित की जानी थी, परंतु अब तक अधिकतर संस्थान इस प्रक्रिया को शुरू करने में ही हिचकते दिख रहे हैं। लैंगिक अपराध के लिए जो हमारे यहाँ पे एक कमेटी हमारे खुद के विभाग में एक कमेटी पहले तो सर्वप्रथम गठित हो चुकी है, और उसके बाद हमारा जो श्रम विभाग से जितने भी शॉप एक्ट के अंतर्गत जितने भी यूनिट्स और अधिष्ठान पंजीकृत हैं, उनके यहाँ पर हमारे यहाँ कार्रवाई चल रही है कि सभी के यहाँ ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन हो और सभी इस पर सीरियस होके काम करें और कोई भी महिलाओं के प्रति गलत कार्य ना हो, जो भी हो तो उसमें उसकी सुनवाई हो। इसीलिए इसके बचाव के लिए हम बहुत सख्ती से सब जगह
इसका गठन करवा रहे हैं। हमारे यहाँ श्रम परिवर्तन अधिकारी ने सबको फॉर्मेट भिजवा दिए हैं और अब तक कई अधिष्ठानों और संस्थानों में इसका गठन भी हो चुका है। अगली खबर मथुरा से आ रही है, जहां पर मथुरा में इंस्टाग्राम पर विज्ञापन दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। वहीं 7 लग्जरी गाड़ियों समेत मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर कार्रवाई जारी है। बता दें कि मथुरा में एक आरोपी द्वारा इंस्टाग्राम पर औरी कार्स नाम का पेज बनाया गया। आरोपी औरी कार जैसी फर्जी कंपनी बनाकर भोले भाले लोगों को कंपनी में कार रेंट पर लगाने और उसके बदले प्रति माह मोटी धनराशि देने का लालच देकर उनकी गाड़ियों को लेकर बिना वाहन मालिक को बताए गाड़ियों को अन्य लोगों के साथ फर्जी अग्रीमेंट कर रहा था। फिलहाल पुलिस की आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पे जारी है। साइबर थाना जनपद मथुरा ने एक सराहनीय कार्य किया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसकी कार वादी की कार को रेंटल पे लिया गया था और प्रति माह 40,000 रुपये रेंट देने का प्रलोभन दिया गया था। और उसके बाद से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसने होस्ट किया था वो गायब हो गया और संपर्क करने पर न गाड़ी मिल रही थी न किराया मिल रहा था। प्राप्त जानकारी पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और टेक्निकल डिटेल्स निकाल के जो इस तरह की धोखेबाजी का काम कर रहा था वरुण बंसल नाम का व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया, जो जनपद मथुरा के कृष्णा नगर क्षेत्र का रहने वाला है। उससे पूछताछ में उसके एक और साथी का नाम प्रकाश में आया है, जो ग्वालियर का रहने वाला है। पुलिस टीम हमारी उस साथी की भी तलाश में लगी हुई है। उससे जो गाड़ी धोखाधड़ी करके गायब की गई थी वो बरामद कर ली गई है और साथ ही साथ कुल 7 4 व्हीलर्स बरामद किए गए हैं। और जो मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता किया गया तो ये बात संज्ञान में आई कि ये अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करता था, जैसे औरी कार और अन्य ऐसे तमाम इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किए और क्रिएट करने के बाद लोगों को प्रलोभन देता था कि इसमें एक अच्छा रेंटल इनकम होगा और गाड़ी रेंटल के नाम पे उठाकर उसको दूसरे जगह गिरवी करता था और उसके बाद वहाँ से भी 4-5 लाख रुपए पर गाड़ी ये उठाता था और फ़ोन वगैरह बंद करके फिर गायब हो जाता था। इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। जैसा मैंने बताया 7 वाहन बरामद किए गए हैं। इससे पूछताछ में इसने कई और लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की बात की है। उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के डेटा को एनालाइज किया जा रहा है और लोगों के बारे में पता किया जा रहा है जिनके साथ इसमें इस तरह की धोखाधड़ी की गई इसके द्वारा की गई है। उन सभी जो डेटा पे काम करके गाड़ियों को बरामद किया जाएगा। नेट में अगर और किसी व्यक्ति की संलिप्तता मिलती है इस नेटवर्क में, उसके विरुद्ध भी अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। पूर्व का आपराधिक इतिहास के बारे में जब जानकारी की गई तो मध्य प्रदेश से भी एक बार जेल जा चुका है सिमिलर ऑफेंस में। इस पे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। जो वाहन मिले हैं इसमें दिल्ली एनसीआर से लेके महाराष्ट्र तक के वाहन इसमें मिले हैं। ये दर्शाता है कि ये दूर दराज के लोगों को भी अपने झांसे में फंसाकर उनसे मोटी मंथली इनकम उनको दिलाने के नाम पर इस तरह का लालच देकर इस आपराधिक कृत्य को अंजाम देता है। यूपी के कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। खेत जा रही नाबालिग को कार सवार जबरन उठा कर ले गए। 20 किलोमीटर दूर जंगल में उसे ले जाया गया, जहां उन्होंने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। किशोरी ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने उसको पीटा। आरोपी बदहवास हालत में किशोरी को जंगल में छोड़कर भाग निकले। पीड़िता पास के गांव पहुंची और उसके साथ हुई आप बीती लोगों को बताई। पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर अपराधियों के खिलाफ कुर्की कार्रवाई की गई है। जगह 1986 गैंगस्टर एक्ट के तहत नीरज यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं पुलिस और प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी की गई। सपा नेता नीरज यादव की 8 संपत्तियां कुर्क की गई। 2.36 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की गई। न्यायालय के आदेश से जमानत पर नीरज यादव बाहर है और मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के बैंक कॉलोनी देवपुरा में कार्रवाई की गई है। संवाद संख्या 591/2025 जो सरकार बनाम नीरज यादव है, इनके खिलाफ 14(1) कार्रवाई की गई है निरंतर तहत। और इनकी कुल संपत्ति जो चल संपत्ति है वो 8 अचल संपत्ति है और 1 चल संपत्ति है। कुल कीमत इनकी जो है 2,36,38,256 रुपए है
आज यहाँ पे कुर्क की गई है। हमारे साथ तहसीलदार सदर हैं और एसओ इलाऊ, एसओ कोतवाली भी हम मौजूद हैं। हमारी पूरी राजस्व टीम यहाँ पे मौजूद है। इस पे कार्रवाई की जा रही है। किस मामले में जुर्म था? ये FIR संख्या 287/2024 जो 30/4/2024 को कोतवाली में लिखी गई थी, जिसमें अशोक सिंह चौहान का जो है अपना कुछ कार बोलेरो सवारों ने जानबूझ कर टक्कर मार के मर्डर कर दिया गया था। उसमें नीरज यादव और 4 अन्य के खिलाफ मुकदमा था, उन पर चार्जशीट गई थी और उन्हीं के खिलाफ, क्योंकि ये मर्डर जो है संपत्ति के विषय को लेकर था, इसलिए इसमें गैंगस्टर कार्रवाई की गई है। इस संपत्ति में जो परिवार रह रहा है उसके लिए क्या राजी है? इसको निकाला जाएगा या उसको भी? क्योंकि कोर्ट की संपत्ति जो होती है वो सील की जाती है। उसमें अभी भी जो भी घरेलू सामान इनका है वो निकाल सकते हैं। इनको 2 घंटे का अवसर दिया गया है अभी, तो ये इनके पति भी आ रहे हैं, वो यहाँ सामान अपना जो भी जरूरी सामान वो निकालेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और ये पूरी बिल्डिंग सील होगी। खबर असम के डिब्रूगढ़ से, जहां पर नया बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में पूरे विश्व के साथ एक समय पर जैन धर्मावलंबियों ने विश्व शांति की कामना को समक्ष रखते हुए नमोकार महामंत्र उच्चारण किया। प्रातः 8:01 से 9:36 तक अखंड नमोकार महामंत्र यज्ञ में महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। यह आयोजन सार्वजनिक शांति, सद्भावना और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो संस्थान के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नमोकार महामंत्र कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व के 180 देश के लाखों भक्तों ने नमोकार महामंत्र कार्यक्रम में भाग लिया। विश्व भर में 100 से अधिक मेगा इवेंट्स, 6000 से अधिक मंदिरों और अन्य स्थलों में जैन धर्मावलंबियों के साथ ही विभिन्न समुदाय और भाषा के लोगों ने एक साथ मिलकर विश्व शांति की कामना को लेकर नमोकार महामंत्र कार्यक्रम में भाग लिया है। हमारे जैन धर्म में नमोकार मंत्र का बहुत महत्व है। आज विश्व भर में नमोकार मंत्र मनाया जा रहा है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में वहाँ पर नमोकार मंत्र के कार्यक्रम में पधारे हैं और समूचे विश्व की शांति के लिए आज हम नमोकार मंत्र कर रहे हैं। सबको धन्यवाद। आज जीतो एक जो जैन संस्था है उसके द्वारा सारे विश्व में नमोकार महामंत्र का एक साथ जाप कराया जा रहा है। लगभग 108 देशों के लाखों लोग एक साथ एक ही समय पर यह जाप कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विज्ञान भवन दिल्ली में उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही हमारे देश के सभी नेता, अभिनेता, सभी पार्श्व गायक, कलाकार, जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के नेता अभिनेता हैं, सभी उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स वगैरह सभी उपस्थित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम यहाँ पर नया बाजार दिगंबर जैन मंदिर में भी इस पाठ का आयोजन कर रहे हैं, जिससे पूरे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हो। पूरे समाज को एक झंडे के तले एक साथ ही नमोकार का गायन कराने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। इसी वजह से हम सभी आज यहाँ पर नमोकार कर रहे हैं। सभी को यह महामंत्र जपना चाहिए। इसी के भावना के साथ साथ जय श्री। ग्वालियर से खबर आ रही है, जहां की हाल ही में बनकर तैयार हुए विवेकानंद निडम आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण आपसी राजनीतिक खींचतान के चलते शुभारंभ नहीं होने के साथ ही कांग्रेस आम जनता के अल्टीमेटम के बाद मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय से ओहदपुर के बीच बनने वाले आरओबी रेलवे ओवरब्रिज सहित 2 50 सीटर कन्या छात्रावास का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री राकेश सिंह सहित प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने वर्चुअल जोड़कर लोकार्पण कर दिया गया है। इसी के साथ बता दें, ग्वालियर में शामिल हुए सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया ने कहा कि इस ओवरब्रिज के चालू होने से आम जनता को सुगम यातायात मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने आज इसका पूजन किया, उद्घाटन किया है और उद्घाटन करके यहाँ के जो ग्वालियर के विकास को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। मैं ग्वालियर के नागरिकों को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को शुभकामना बधाई देता हूं और आगामी आने वाले समय में और भी जो विकास के काम होंगे वो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास की गंगा पूरे प्रदेश और देश और ग्वालियर में बहती रहे। कोई कसमाकस नहीं, मुख्यमंत्री जी को समय नहीं मिल पा रहा था और कुछ इलेक्ट्रिकल्स का जो काम शेष था वो रह गया था। आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये लोकार्पण हुआ है। पूरा नेतृत्व इस लोकार्पण में सामूहिकता के साथ सम्मिलित हुआ है और ग्वालियर की जनता को मेरी ओर से इसलिए बधाई कि मुख्यमंत्री जी ने आज से ग्वालियर की जनता के लिए हमारा विवेकानंद आरओबी खोल दिया है और मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं 2-2 सौगातें दी हैं
मुख्यमंत्री जी के साथ वर्चुअल जुड़े हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी, सभी ने जुड़कर हमारे ग्वालियर वासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई भी दी है। धार जिले में नई शराब कंपनी के काम संभालने के बाद से लगातार विवाद की स्थितियां बनती जा रही हैं। शराब के नाम पर आबकारी विभाग की कार्रवाई को लेकर भी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में शराब के नए ठेके होने के बाद ठेकेदार द्वारा काम चालू करते ही विवाद स्थिति बनी है। आबकारी विभाग और शराब ठेकेदार द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों को अवैध शराब के नाम पर फंसाया जा रहा है। वहीं दसई में निर्धारित मापदंड से अधिक कीमत से बेचे जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र है हमारा, 99% लोग आदिवासी है। हमारे क्षेत्र में हर काम में दारू लगती है। परंपरागत कच्ची शराब हमारे यहाँ बरसों से बनाते आ रहे हैं, पीते आ रहे हैं, पिलाते आ रहे हैं। और किसी कारण से अगर कच्ची शराब नहीं मिलती है तो दुकानों से भी ले जाके 1 पेटी 2 पेटी मेहमान आते हैं तो उनको भी पिलाते हैं। हर आदमी के यहाँ हमारे यहाँ 1 पेटी दारू, 2 4 5 बाटल हमेशा मिलती है। आबकारी का भी कोई नया ठेकेदार आया है, वो आबकारी अधिकारी के साथ मिलके और घर घर जाके सभी के केस बना रहा, परेशान कर रहा है। इसलिए हम आज ये ज्ञापन दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि गरीब आदिवासियों को परेशान करना बंद करें। कर्नाटक के चिकोड़ी से खबर आ रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को सुबह करीब 6 बजे विधायक श्री गणेश हुक्केरी के नेतृत्व में कर्नाटक के चिकोड़ी से धार्मिक भावनाओं के साथ 12 किलोमीटर की भक्तिपूर्ण तोरणहली मारुति मंदिर तक भव्य हनुमान पद यात्रा का आयोजन किया गया। 25 किलो चांदी के हनुमान कवच की स्थापना की गई। करीब 25,000 श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है, जहां पर महिला एवं बाल चिकित्सालय में मौत का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां चिकित्सकों की लापरवाही से एक और प्रसूता की मौत हो गई है। परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा है। मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने महिला एवं बाल चिकित्सालय से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम को ज्ञापन सौंपकर दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई है। दुखद घटना हुई है जिसमें प्रसूता का जो पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग के बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, पर भरसक प्रयास करने के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका। उसका हमें भी दुख है। फिर भी अगर उसमें किसी प्रकार की जो लापरवाही रही है तो हम उसके लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और बोर्ड के द्वारा ही पुलिस की तहरीर पर इसकी जो जांच है वो प्रारंभिक जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकर आए कोमल गुजर और परसों के दिन 2 बजे भर्ती करवाई और बच्चे बोल रहे हाँ जल्दी मत करो, हो जाएगा। रात भर निकल गई, पूरी रात निकल गई और कल 1 बजे ऑपरेशन किया। दोपहर में 1 बजे ऑपरेशन किया और हो गया डिलीवरी और बोला ब्लड लाओ। 5-6 बोतल ब्लड लिया जी, ब्लड चालू हो गया, बंदी नहीं हुआ। फिर वापस बोला कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, वापस ऑपरेशन होगा। फिर वापस ऑपरेशन किया और फिर बाद में तो धीरे धीरे पुलिस इकट्ठी हो गई और हमारे को बोले नहीं, डेथ हो गई। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा प्रशासन बहुत हो गया, फिर खत्म है। ये 10 दिन में तीसरा केस केस बिगड़ा है ऑपरेशन करने से। या कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है, पीएमओ की खुद की लापरवाही की वजह से हुआ है। ये ध्यान नहीं देने के कारण ये तीसरी घटना घटी है और वास्तव दुखदायी घटना है। मैं खुद हॉस्पिटल आया हूँ, खुद की ये सभी मैं 100% यहाँ की पीएमओ की जिम्मेदारी देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को, हॉस्पिटल के प्रशासन को जिम्मेदार देता हूँ। उसकी वजह लापरवाही से ये डेथ हुई है। तो अब क्या कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई अपन या पहले की तरह ही हर बार जो इनको बख्शा जाता है? बात सुनो, कानून को हाथ में लेके तो कार्रवाई हम नहीं कानूनी कार्रवाई अगर प्रशासनिक रूप से हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। सरकार होने की वजह से या सरकार नहीं होने की वजह से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि अपन कानून हाथ में लेके नहीं करेंगे, अपन कानून की रिपोर्ट अपन दर्ज करा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। रतन जी की बिटिया के साथ जी डिलीवरी पे लाए कल और आज सुबह मुझे बताया कि उसकी डेथ हो गई जी। ये सब सुनते ही मुझे इतना दुख हो रहा है कि वो शब्द हम कह नहीं पा रहे। और जिस हॉस्पिटल के बारे में इसका नाम चलता था, आज ये दिनों दिन प्रतिदिन केवल एक मौत का सौदागर बनने की कगार पे है। ये 4-5 दिन में 30 डेथ हुई है। निश्चित रूप से प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब से और चिकित्सा मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा
कि इस मैटर को संज्ञान में लेकर के जो घटना घटी है इसमें FIR दर्ज करके जो दोषी डॉक्टर है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी की बेटी उन्हें काल के ग्रास न बने। और उसके जो आंसू है वो मुझे अभी देखा नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार की पट्टी को बंद करना चाहिए और केवल अपने ईगो के सम्मान मान को ये है उसको बनाते हुए यहाँ जो प्रयोगशाला की जा रही है कि केवल और केवल एक के बाद एक बहुत जो है होती जा रही है। हम निश्चित रूप से इसकी निंदा करते हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं निश्चित रूप से मन से कह रहा हूँ, इस तरह किसानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे। ये जो घटना घटती है इस घटना का भी अभी कलेक्टर साहब से बात करके एसपी से बात करके डिप्सा भी है FIR दर्ज करके PMO साहब, इसके लिए जो प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी जो दोषी है उनको एहसास होना चाहिए कि मानवता के नाते इन्होंने क्रूर हत्या की है। उस हत्या के लिए पापी स्वयं है। एक राम का रूप होता है डॉक्टर, आज किस तरह जल्लाद बन गए। इन जल्लादों का एक फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद अब पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां मुख्य आरोपी सुरेश भदौरिया की पुत्री के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने सख्ती बरती और ग्रामीणों की मांग पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और PAC तैनात की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। उधर तिहरे हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपी प्रेमनगर बुधवन मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। बरकतपुर के पास हुई इस मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, एक ब्लैक स्कॉर्पियो, मोबाइल फोन और 1700 रुपए नकद बरामद किए हैं। अब तक इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनपद फतेहपुर में थाना हथगांव क्षेत्र में हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही साथ बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना थागा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें बैठे अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनके नाम सज्जन सिंह और पीयूष सिंह है। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। थाना हथगांव के अंतर्गत जो हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनके नाम सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, पीयूष सिंह, भूपेंद्र और सज्जन है। इन सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।